खैर बंधु जी, जी 3 तरह के प्रस्ताव मैंने शुरुआत में बताए, प्रपोजल, ठीक। मुझे पता नहीं आपके पास सरकारी स्तर से कुछ प्रपोजल आए हैं कि नहीं है, लेकिन ना केंद्र सरकार के स्तर पर इन 3 प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग हो रही है। एक बात तय हो गई कि 24 से पहले इस मुद्दे को फरिया लिया जाएगा। बिहार में कहते हैं फरियाना, मतलब इसका समाधान खोज लिया जाएगा। क्या अब वो समाधान होगा, वो व्यवधान होगा, ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इसको सेटल डाउन कर लिया जाए। तीनों प्रस्ताव आपके सामने हैं। आप और आपका संगठन क्या चाहता है? एक मॉडल है जगन रेड्डी का, आंध्रा का। दूसरा मॉडल है अटल पेंशन योजना को में दरवाजा खोल दें, 5,000 वाली लिमिट हटा दें। तीसरा ऑप्शन है कि एक नॉमिनल गारंटी दे दी जाए कि भाई इतने परसेंट पर इतना मिल जाएगा। बंधु जी। जी सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवादी जी। हैं। आपके सवाल से शुरू करता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव लाया है, और आपके सर जानकारी में बता दें कि जब आंध्रा का विधानसभा का चुनाव था, वहाँ के विपक्ष के नेता जगन रेड्डी साहब हमारी टीम से, पलेला जी हमारे वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश के, और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा क्या है, मैं इसको घोषणा पत्र में भी रखूंगा और सरकार बनने में मैं लागू करूंगा। उनके घोषणा पत्र, पिछले घोषणा पत्र में विधानसभा में रखा हुआ, उसमें न कोई प्रस्ताव की बात थी। उनमें सीधे था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी वापस बहाल करेंगे। हमें कहते हो रहा है कि देश के जो नेताओं का इकबाल है वो जनता से उठता जा रहा है, क्योंकि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। और आज जब फिर चुनाव आंध्रा में आने जा रहा है तो हमारी टीम से लगातार बात करके इस तरह के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन हमारी टीम ने पूरा फैसला किया है कि हम किसी अन्य प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, जिसका उन्होंने जगन रेड्डी साहब ने हमारे आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों से वादा किया था। पहली बात तो ये। भाई देखो, एक बात कहूं विजय बंधु जी, आप भी बड़े भोले हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? नेता वादा किया, इसको आप गांठ में बांधे पड़े हो, बैठे हो कि नेता ने हमसे वादा किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा भोलापन ही कहिए, ये भोलापन ही कहिए कि इस देश का शिक्षक कर्मचारी अपने नेताओं नेता वादा करके जन कितने आगे निकल गए देश में, आप अभी वहीं अटके हुए हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो धोखा अगर ऐसा करते धोखा है, और हम सब पुरानी पेंशन के लिए हैं और पुरानी पेंशन हो बहुत चाहिए। दूसरा विषय आपने कहा कि ये जो प्रस्ताव आ रहे हैं, ये प्रस्ताव एनपीएस के हैं या ओपीएस के हैं। एनपीएस में अगर कोई प्रस्ताव है तो हमारा कोई स्वीकार नहीं है, पहली एकदम एक लाइन क्लियर है। हम इसलिए इसको प्रस्ताव खारिज कर रहे हैं। आज जिन लोगों को 700 रुपए मिल रहे हैं, 1200 रुपए मिल रहे हैं, 1800 रुपए मिले, उसका पहले हमें उत्तर चाहिए। जिन लोगों ने कहा था करोड़ करोड़ रुपए मिलेंगे, आज 700, 1200, 1800 रुपए क्यों मिल रहे हैं? मैं उदाहरण बार बार बनारस से देता हूं। एक प्रिंसिपल साहब इंटर कॉलेज में 1.25 लाख के ऊपर उनका वेतन था, एनपीएस में रिटायर हुई है, 4,044 रुपए उनका पेंशन बना है। इसका जवाब हमें अर्थशास्त्रियों से भी चाहिए, इस देश के जो तमाम पैरोकारी झूठा पैरोकारी कर रहे हैं एनपीएस को, उनसे भी चाहिए, और तमाम जो रिपोर्टें दिखाई जा रही है उसके भी चाहिए। तीसरा सवाल आपने बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण उठाया। इस देश का जो अर्धसैनिक बल है वो देश की रक्षा करता है, उसको हाईकोर्ट जाना पड़ा, यही दुर्भाग्य है। हम देश की रक्षा करते हैं, हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं अर्धसैनिक बल, और उसको हाईकोर्ट जाना पड़े। और बड़ा दुर्भाग्य, हाईकोर्ट जाने के बाद भी सरकार का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, यस नो कुछ भी नहीं। ये देश का सैनिक है जो गरीब घरों से, किसान घरों से, उन छोटे छोटे घरों से जज्बात लेके आता है, देशभक्ति के जज्बात लेके आता है। मैं अभी भी विनम्रता से पूरे पैनल से कहना चाहता हूं, अगर वो वेतन को ध्यान में रख देगा तो उस दिन वो जो गोली चलाता है दुश्मनों को चलाएगा नहीं। इस बात को हमारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा। और मैं कहता हूं तत्काल, हमें 2 दिन आप लेट कर दीजिए, लेकिन तत्काल इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन को तुरंत बहाल होनी चाहिए और हूबहू होनी चाहिए। जी ठीक बात है, कोई लाल लपेट नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैं बीजेपी के पास दोबारा से आऊंगा, निमिषा जी के पास, लेकिन एक बात कहूं कि मुश्किल ये है कि जो राज जाके पांव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता दल हो चाहे लोक दल हो चाहे समाजवादी हो चाहे कोई पार्टी हो, ठीक, किसी देश के बड़े नेता का आपको नाम याद है जिसका लड़का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो? वो ऐसे खतरनाक कामों में डालते नहीं बच्चों को, वो कहते बेटा कुर्ता पजामा पहनो, बड़े हो गए हो है,
और फौरन युवा हृदय सम्राट बनवा के इधर कहां भटक रहे हो बाजार में। सेना में सुना, कारगिल में मैंने वाजपेयी जी से कहा था, जितने लोग आ रहे थे वो सब गांव के लोग थे। निमिषा सुन लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। मैंने अटल जी से कहा कि ये जो ब्रीफिंग होती है आर्मी की और डिफेंस और विदेश मंत्रालय की संयुक्त ब्रीफिंग, ये अंग्रेजी में होती है। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम सेक्रीफाइस को भारत नमन करता है। मैंने कहा लेकिन उसके अम्मा बाप तो समझ ही नहीं पा रहे जिनका लड़का शहीद हो गया। इसको हिंदी में करा दो महाराज, तो फिर हुआ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ठीक, उस युद्ध को मैंने देखा, एक भी नेता का लड़का नहीं मिला, एक भी बड़े ब्यूरोक्रेट का लड़का नहीं मिला जो ताबूत में आए थे। वो ननकू के थे, वो रज्जाक के थे, सब गांव के कस्बे के लोग थे। ठीक निमिषा जी, लेकिन आज वही स्थिति बनी हुई। दो सवाल मेरे पास हैं आपके लिए। एक, अर्धसैनिक बलों के लिए जब बात हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी कि जो स्टेटस सेना का है वही स्टेटस पेंशन के संदर्भ में अर्धसैनिक बलों का रहेगा, उसने क्लियर कर दिया और सरकार को कहा कि भाई आप 8 मार्च तक इसको लागू करके कंप्लायंस रिपोर्ट भेजिए। दूसरा मसला है ये जो प्रस्ताव हैं, संघ कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें एनपीएस में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें वही पेंशन चाहिए जो गरीब हिंदुस्तान में मिलती थी। निमिषा जी, हिंदुस्तान अब गरीब नहीं रहा है। अच्छा, इसीलिए पेंशन बंद कर दी, अमीर हो गया इसलिए पेंशन बंद कर दी। और खट्टर जी से कहा कि आप ये बोलोगे 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। आपकी बात, आपकी देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है हिंदुस्तान। तो ये बात खट्टर जी को नहीं बताई थी आप लोगों ने? निमिषा, आप लोगों ने ये बात खट्टर जी को नहीं दी बताई ये खबर? मोबाइल नहीं था हमारे पास में, अब मोबाइल हम निर्यात करने लग गए हैं। नहीं, निर्यात तो ठीक है, लेकिन आपने ये बात खट्टर साहब को नहीं बताई थी। अरे एक मिनट सुन, मेरा निवेदन सुन लो। आप जो बात हमें बता रहे हैं ये बात खट्टर साहब को नहीं बताई। आपका व्यक्तिगत सम्मान करती हूँ, आपके विश्लेषण का भी मैं आदर करती हूँ। बस एक विश्लेषक के सामने मैं ये बात रखना चाहती हूँ, तथ्यात्मक जानकारी आपके पास पूरी है, फिर भी आप देखिए कि आज श्रीलंका, पाकिस्तान वित्तीय कुप्रबंधन के शिकार है। हम पूरे आंकड़े लेकर के बैठेंगे तो हमें एक मजबूत भारत का निर्माण करना है। आप देखिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आज की, कल की और परसों की चिंता करनी है। शायद जो युवा हमारे सामने होंगे, जो सुन रहे होंगे, वो हमारे देश का भविष्य है, उनका चिंतन करना होगा। हम कर्मचारियों के साथ हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बंधु जी रुकिए, निमिषा, ठीक है। और जो नीतियां आई है उसके साथ भारत मजबूत हो रहा है। हम 7% विकास दर के साथ हैं और दुनिया को देखिए आप, देखिए आप। ठीक है निमिषा जी, ठीक है। मैं तो एक बात जानता हूं, ये जितने आंकड़े हैं अंग्रेजी पे में छप के जो आते हैं, मैं आज 35 साल की पत्रकारिता में इनमें कभी दिमाग नहीं लगाया। मैं तो सड़क पर निकला, गांव में गया, खेत पर गया, चौराहे पर गया, वहां थर्मामीटर लगा के देखता हूं कि स्थिति परिस्थिति क्या है। और अगर नहीं, अभी आप नहीं आएंगे आपके पास, और अगर देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, बड़ी अच्छी, अभी नहीं आएंगे निमिषा जी, आई एम सॉरी, हम नहीं आएंगे अभी। 5वीं अर्थव्यवस्था है देश, तब पेंशन देने में क्या बुराई है? जब रणवीर जी, जब देश के पास खाने का गेहूं नहीं था, मेरे ख्याल से निमिषा जी को ये बात जरूर सुननी चाहिए आगे की बहसों के लिए, और हमको अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था, तब हिंदुस्तान 2 वक्त की रोटी खाता था। ठीक, तब भी हम पेंशन देते थे। अब निमिषा जी बता रहे हैं 5वां देश हो गया है विश्व का सबसे धनी, तब इस पेंशन में क्या समस्या है? रणवीर जी, बड़ी बात कही है मैम ने कि आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। नहीं, गुरु की बात अभी छोड़ो, अभी अर्थव्यवस्था की बात करो। माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका पिट रहा है जी। अब इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि देश की चाक चौबंद चौकीदारी कौन कर रहा है? आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं। हिमालय, बर्फीले हिमालय -30, राजस्थान पूरा बीएसएफ संभाल रखी है, सीआरपी ने तो ठेका ही ले रखा।
आए दिन शहीद होते रहते हैं। हम इनके बंगलों की, इनके परिवारों की, एसडीजी, एसपीजी, एनएसजी, आरएफ, एनडीआरएफ, कोबरा, ये हमारे ही तो पैरामिलिट्री की सिस्टर विंग है। हम पूरे देश से लेकर और संसद से सड़क तक तो हम ही हम हैं। अब सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के अगर इसको आदेश को अवहेलना होगी या लंबा लटका आ गया तो इसका खामियाजा 2024 और आने वाले 9 स्टेट के इस साल इलेक्शन में हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति जो है 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार, उनके रिश्तेदार, यारे प्यारे को मिलाकर देश की कुल आबादी का 5% और सत्ता खिसकाने के लिए 1% काफी। उसका उदाहरण हिमाचल में देखने को मिला। मैं अर्धसैनिक हूं, मैं सैनिकों की बात नहीं, आधे अधूरे पैरामिलिट्री के सैनिक जो पूरे देश की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। अब समय रहते संभले सरकार, ये बहुत जरूरी है। और निगाहें अब प्रधानमंत्री जी की तरफ लगी हुई है, ठीक है, वो होली से पहले बुलंद जाए। ठीक है रणवीर जी। कपिल जी, हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन कोरोना में ये बात मैंने कई बार कई मंचों पर की, कोरोना में हमने देखा नेता गायब, अभिनेता गायब, ठीक, डॉक्टर दुकान बंद करके चाबी जेब में डाल के गायब, फोन बंद, सब कुछ, साईं मठ मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे चर्च बंद हो गए, ठीक। लेकिन सीआईएसएफ का जवान एयरपोर्ट पर खड़ा मिला मुझे, उसको भी डर था कि कोरोना आ सकता है उसके यहां भी, उसके शरीर में भी। ऐसा तो था नहीं कि बॉर्डर से कि आप पैरामिलिट्री फोर्स हैं तो इसलिए कोरोना से दूर रहेंगे, ऐसा कुछ गोली बनी थी। तहसील के कर्मचारी राशन बंटवा रहे थे। भरे कोरोना में जब लोग पत्तों की तरह दिवंगत हो रहे थे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेरी पत्नी सरकारी कर्मचारी है, वो राशन बंटवाने में ड्यूटी थी उनकी, जाना पड़ता था। तो जब मंत्री नहीं निकले, संतरी नहीं निकले, सांसद छुप गए, विधायक छुप गए, ब्लॉक प्रमुख भाग गए, सब कुछ हाय हाय हो गई, तब जिन लोगों ने काम किया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनके लिए? हमको खुद भी सोचना चाहिए। जिन लोगों को फैसला लेना है कि हम लोग छुप गए थे अपने अपने घरों में, है, डर के मारे महीनों नहीं निकले, क्या टेलीफोन भी बंद कर दिया, बवाल काटो, है। जिन लोगों ने जान हथेली पर रख के इस देश को, आखिर देश चला ना, तो कैसे चला? लोग, सिस्टम रहा ना सड़क पर, उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती कपिल जी? अग्निहोत्री जी एक बात कहेंगे, जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी निभाई भी। अरे भाई, ताली बजवा दिया, थाली बजवा दिया, और इनके वेतन में जो वृद्धि होनी थी महंगाई की, उसको 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और कबीरा खड़ा बाजार में जो था उसकी जगह थोड़ा सा उलट गया है। भाजपा खड़ी बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ। तो ये इन्होंने चरितार्थ करके दिया कि कबीरदास की उड़ती बानी और बरसे कंबल भीगे पानी। तो भाजपा पे जो विश्वास किया उसके साथ इन्होंने दगेबाजी की। ये कहते हैं कि ये विश्व की 5वीं सत्ता बन गए हैं। अरे भैया, हम उसी समय ले चलो, हमें वापस ले चलो। नहीं चाहिए आधुनिक भारत, नहीं चाहिए तुम्हारा विश्व गुरु, हमें वो भारत चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मांगता था। उस समय जब हमारी 5 मिलियन की हमारी ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं थी तो हम सबको पेंशन देते थे, और हमने सारी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की बना के रखी थी। 10 लाख करोड़ रुपए का अदानी को दिया गया कर्जा डुबाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर इतने पैसे से 10 साल तक केंद्र के और प्रदेश के कर्मचारियों को अगर वेतन दिया जाए तो 10 साल तक दिया जा सकता है। ये झूठी सरकार है, ये मक्कार सरकार है, ये धोखा देने वाली सरकार है। इसने आर्म फोर्सेस के लिए ताली बजवाई, लेकिन जब इनको पेंशन देने की बारी आई तो इन्होंने उसको आर्म फोर्सेस नहीं माना।